सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज की कक्षा की शुरुआत हम चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त से करेंगे। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस को देख लिया है उन लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज की सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपका लगभग अंत में है, मतलब लगभग हम इसके फिनिशिंग मोड में हैं, तो जल्दी से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और जितना भी हो सके इन वीडियो से अपना आप कंसेप्ट को सारे के सारे क्लियर कर लीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से पेपर में इसके सवाल पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को मैं डायरेक्ट पहली बात तो सवाल पर नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लेंगे कि होता क्या है भाई, किस्त का कंसेप्ट क्या होता है और किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी से अरेंज करेंगे। पहले इसका एक बेसिक मेथड जानेंगे और वो मेथड हमें जानना बड़ा ज़रूरी है हमारी नॉलेज के लिए। पेपर में उसको नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए धन्यवाद है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो जरूर कर लें, जिससे कि आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर डेली जो वीडियो यहाँ से शूट हो रही है वो आपके फ़ोन पर पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आज प्रारंभ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस्त या इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो बातें मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना वो आप नोट करते जाना, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर में जब हम बैठेंगे ना तो कई बार ऑप्शन को जल्दी से एलिमिनेट कर जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कैलकुलेशन हम आसान भी करेंगे। हमने कई तरीके अभी तक सीखे हैं, जैसे एक अंक भी हमने सीखा, कैलकुलेशन को आसान कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं अभी फ़िलहाल। तो वही सब चीज़ें हैं कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो पर अपनी नज़र बांधे रखें और कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मुझे किस्त को ध्यानपूर्वक समझना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई 7,000 रुपये MRP का 7,000 रुपये का कोई मुझे फ़ोन पसंद आ गया, कोई भी एक स्मार्टफोन मुझे पसंद आ गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझते जाना भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, बस एक बार कंसेप्ट आपने समझना पड़ेगा। 7,000 रुपये का कोई मुझे स्मार्टफोन पसंद आ गया और मेरे पास बैलेंस नहीं है अभी 7,000 रुपये दे करके मैं इसको अपने घर पर ले आऊँ या अपनी पॉकेट के अंदर इस 7,000 रुपये अमाउंट के स्मार्टफोन को मैं परचेज कर पाऊँ। तो देखो इसका एक ऑप्शन और भी मार्केट में अवेलेबल होता है कि आप इसको किस्तों पर ले सकते हैं। किस पर ले सकते हैं? किस्तों पर। और अगर मैं इसको किस्तों पर लूँगा तो आपने जनरली देखा भी होगा, आजकल यही होता है, आजकल ये ट्रेंड है कि कोई बुलेट लेकर आ गया किस्त पर, कोई मोटरसाइकिल लेकर आ चुका है, कोई एक्टिवा लेकर आ चुका है, कोई बड़े बड़े फ़ोन्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर ये 7,000 रुपये का फ़ोन मुझे पसंद आ गया, मेरे पास 7,000 रुपये था ही नहीं, मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या काम किया, मैंने दुकानदार से बोला, मैंने कहा सर आप एक काम करो, ये 7,000 रुपये, ठीक है, ये 7,000 रुपये का जो फ़ोन है मुझे किस्तों पर दे दीजिएगा। अगर वहाँ पर किस्त का सिस्टम अगर एप्लीकेबल हुआ तो वो दुकानदार आपको किस्त पर ये फ़ोन देगा, अगर नहीं हुआ तो ये फ़ोन आपको किस्तों पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उनकी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर आपको दुकानदार ने बोल दिया कि हाँ ये फ़ोन हम आपको किस्तों पर दे देंगे, तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वो आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपने जो है अगर ये फ़ोन यहाँ से परचेज करना है तो लगभग 4,200 रुपये की किस्त आपको देनी पड़ेगी और ये 2 किस्तों में आपने पैसा देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक किस्त आपको देनी पड़ेगी 4,200 रुपये की और एक किस्त आपने देनी पड़ेगी कितने की? 4,200 रुपये की। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये हो गया, ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ भाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, बस क्वेश्चन को अब आगे समझेंगे और अच्छे से किस किस तरीके से ब्याज दर बदलेगी जाएगी, किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, 7,000 रुपये आज मेरे पास नहीं थे, दुकानदार ने कहा आज आपके पास अगर 4,200 रुपये हैं तो 4,200 रुपये दे करके आप क्या करें, इसकी किस्त बनवा लीजिएगा 4,200 रुपये की और 2 किस्तों में पैसा दे दो, हम आपको ये फ़ोन दे रहे हैं। कई बार होता क्या है कि दुकानदार कहता, ग्राहक कहता है कि मेरे पास तो 4,200 रुपये भी नहीं है, तो दुकानदार कहता है कि फिर एक काम करो, इसको 3 किस्तों में बनवा लो, आप 4 किस्तों में बना लो। तो ये जो किस्तों वाला सिस्टम है ना, इसका मतलब आप केवल इतना ध्यान रखें कि किस्त प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने, प्रत्येक दिन की किस्त भी हो सकती है, हमेशा बराबर रहेगी। क्या रहेगी? बराबर, इक्वल रहने वाली है।
ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने धनराशि यदि 7,000 रुपए की है या 7,000 रुपए का यदि आपने स्मार्टफोन लिया है, तो जब आप पैसा उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, मतलब जब पैसे आप वापस कर रहे हो, तो टोटल पैसा कितना वापस कर रहे हो भाई? यहां से हो गया ये 8,400 रुपए। नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। 4200 प्लस 4200 दोनों किस्तों को जोड़ लिया हमने, तो कितना हो गया? 8,400। ये यहाँ पर जोड़ने की मतलब यहाँ पर क्यों जोड़ा गया, इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जब कभी भी आप जो भी पैसा या जो भी स्मार्टफोन आपने 7,000 रुपये का लिया है, जितनी भी धनराशि का लिया है, किस्तों के माध्यम से जो पैसा आप रिटर्न करते हैं, जो वापस देते हैं पैसा उस कंपनी को या फिर उस दुकानदार को, वो हमेशा ली गई धनराशि से हमेशा ज्यादा होता। पहली बात तो ये, ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये तो था एक कंसेप्ट किसका? चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का, कि किस्त होती कितनी है, कैसे हम किस्त को आइडेंटिफाई करेंगे। सही है, चलिए इसके एक सवाल को देख लेते हैं, छोटे सवाल को। तो छोटा सवाल क्या रहने वाला है, जैसे मैं एक सवाल लिखूं, पहले इसका एक बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसके आगे कंसेप्ट को देखेंगे कि जल्दी से आंसर कैसे होंगे। पहला सवाल, जैसे मैं लिखता हूं 2550, ये सवाल नोट करते रहना भाई सबके सब, क्योंकि शुरुआत से मैं आप लोगों को यही बात कहते आ रहा हूं। अगर आप केवल टाइम पास करने के लिए वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं, कई लोग तो क्या कर रहे हैं कि वीडियो देखी केवल 4 मिनट के लिए, अगर 30 मिनट की वीडियो तो 4 मिनट देख करके क्या बेनिफिट मिलेगा? या तो वीडियो देखो ही ना, है ना। और अगर वीडियो देख रहे हो तो फिर सीधी सी बात है, आप अपने एक टारगेट को फिक्स करके वीडियो देखें, आप लोगों को सारी वीडियो पसंद आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आप केवल ऐसे ही आए और उसके बाद वीडियो तो देख करके ऐसे ही निकल गए, तो उसमें आप लोगों को ना तो समझ आने वाली है चीज़ें, ठीक है, और आपका केवल टाइम ही वेस्ट रहेगा। तो 2550 रुपये का ऋण, ठीक है, सवाल नोट करते रहना भाई अपनी डायरी में। 2550 रुपये का ऋण 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर किस्त में वापस करना है, बराबर किस्त का मान कितना है? ये सवाल आप नोट कर लें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का पहला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है, ठीक है। इसको करने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को इसका बता देता हूं मेथड क्या रहने वाला है, ठीक है, केवल आप लोगों की बेसिक जानकारी के लिए, और उसके बाद पेपर में हम इसको जल्दी से कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल पहले मेथड इसका फर्स्ट सीख लेते हैं। देखो किताबों में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो भी आपने ऋण लिया हुआ है, नोट करते रहना आप लोग, जो भी आपने ऋण लिया हुआ है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि किस्त, ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी आपकी ब्याज दर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर, यहाँ पर कितनी रहने वाली है? आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो 4% को आप इस तरह से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 1/25, ठीक है। तो करना ये है कि जो भी आपके पास आधार में नंबर है उसको एज इट इज लिखें, और जो ऊपर आपके अंश में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है उसमें उस नंबर को जोड़ करके उस नंबर को नीचे लिख दें। बस ये एक छोटा सा काम करना है फॉर्मूले पर। तो कितना हो जाएगा? 25 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26। और इसकी पावर आप 1 करेंगे। अगर ये पैसा एक किस्त में वापस करना होता तो ऐसा होता, ये पैसा अगर मुझे 2 किस्तों में वापस करना है तो मैं क्या काम करूंगा? फॉर्मूले में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं अपने मन से देखो कुछ नहीं बनाऊंगा भाई, अपने मन से मैं यहाँ पर कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि जो मैथमेटिशियन ने पहले से चीजें हमें बता रखी है, बस उन्हीं चीजों को हमें समझना है बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो ये पैसा मुझे 3 किस्तों में वापस करना होता तो मैं प्लस का चिन्ह लगा करके 25/26 की पावर 3 कर लेता। ये अगर पैसा मुझे 4 किस्तों में वापस करना होता, 5 किस्तों में, तो इसी तरीके से सीरीज आगे चलती रहती और हम पावर को इंक्रीज बढ़ाते चले जाते। ये बात तो सबको क्लियर समझे। तो फॉर्मूला आपका समझ आ गया। तो ये आपका था मेथड कौन सा? फर्स्ट। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना बन रहा है। मतलब अगर मुझे 2550 रुपये का अगर मैंने ऋण लिया है कहीं से, किसी भी लोन से लिया है, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक है या फिर कोई भी अन्य कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर कोई भी बैंक अगर है, तो वो मुझसे कितनी एक बराबर किस्त लेगा इस तरीके से। तो इसके लिए देखें, ऋण लिखेंगे हम यहाँ पर कितना है जो पहले से है 2550 रुपये। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक, बिल्कुल क्लियर। तो किस्त का मान हम x लिख लेते हैं
और यहाँ से 25/26 हम कॉमन ले लेते हैं। ये बात सबको क्लियर समझ आ रही होगी। 1 प्लस, ये क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में भी कराए थे, शायद आपको ध्यान भी होगा किस तरीके से हम करते हैं। सही, तो ये हो जाने वाला है 2550 इक्वल टू x गुणा 25/26। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 26 और ये 25 कितना हो जाने वाला है 51/26। क्लियर हो गया। अब देखो ये 51 का अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर आप बिल्कुल सही से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जरूर नंबर ऐसे मिलेंगे जहां पर आप बड़े आसानी से उनको विभाजित कर रहे होंगे। तो ये 50 जो है 25 का कितना है डबल, तो इसका मतलब x का मान आ चुका है 26 गुणा 26 मल्टीप्लाई 2। बात समझ आ रही है कैसे, क्योंकि 26 गुणा 26 गुणा 2। अब 26 का वर्ग कितना होता है 676, दिखाई दे रहा है इधर 676 बराबर x। इसका मतलब जो किस्त है मुझे देनी कितने की है 1352 रुपये की है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं 1352 रुपये एक किस्त का दूंगा तो मेरा जो भी मैंने लोन लिया है 2550 रुपये का, वो मुझे सही टाइम पर और सही ब्याज दर पर जो भी बैंक ने निर्धारित की थी उस पर मेरा पैसा, मेरा लोन जो है वो वापस चला जाएगा इस किस्त पर। ठीक है, तो मेथड सबको समझ आ गया। ठीक है, नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है कि आप लोगों को ये काम आए। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है या इसको शॉर्ट ट्रिक के तरीके से देखा जाए तो वो किस तरीके से करने वाले हैं उसको भी एक बार देख लें। तो मेथड नंबर 2 पर चलने वाले, नोट कर लिया सभी ने। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। और जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देख रहे हैं भाई, वीडियो देखिए, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये मेथड नंबर कौन सा था, फर्स्ट। सेकंड को एक बार चेक कर लेते हैं। मेथड नंबर सेकंड, इस मेथड को आप ध्यानपूर्वक देखें, यही मेथड आपने पेपर में लगाना है भाई। ठीक है, अगर मेरे साथ आपने हर क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करना है तो। चलिए, 2550 रुपये का ऋण, 4% चक्रवृद्धि ब्याज, सब ये बात तो सबको क्लियर समझ आ गई। देखो पेपर में मेथड नंबर 2 में आपने एक काम करना है, जो भी ब्याज दर दी है 4%, उसको आपने फ्रैक्शन में लिख लेना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था पिछले मेथड में। ये 1/25 कहाँ से आ रहा है सबको क्लियर हो रहा होगा। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो 4 गुणा 1/100 कर लीजिएगा। 4 से 100 को काटेंगे तो 1/25 ही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो आपने क्या काम करना है, यहां पर लिखना है भाई धनराशि। क्या लिखना है, धनराशि। और यहां पर लिखना है आपने किस्त। इतना काम कर लोगे क्या सबके सब? थोड़ा सा स्लो जरूर चलूंगा क्योंकि मुझे सबको समझाना है, सबको क्लियर करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट ने पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि पूरा का पूरा आप लोगों को भरोसा, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि आपको तरीका बिल्कुल सही आता है। धनराशि, अब मैं यहां से ये धनराशि फिक्स नहीं करूंगा। पहली बात तो ये, मैं क्वेश्चन को परसेंटेज के हिसाब से आगे बढ़ा रहा हूं। और देखो वो तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि जो भी आधार में नंबर है, जो भी हर में नंबर है, आप उसको यहां पर लिखेंगे। अगर मैंने 25 रुपए का धनराशि, आप धनराशि भी लिख सकते हैं या फिर यहां पर लिख सकते हैं ऋण। ठीक है, अगर मैंने 25 रुपए का ऋण लिया है तो 25 रुपए का अगर एक ऋण दूंगा तो कितना रुपए वापस करूंगा, रिपेमेंट कितनी करूंगा, 26 रुपए की। बैंक वाले खुश हो जाएंगे कि भाई 25 रुपए लिया था, इस आदमी ने 26 रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 रुपए का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है, उसके बाद और बाकी 4% है। क्लियर हो गया। तो ये तो था आपका पहला मतलब पहली किस्त हो चुकी है। अब देखो दूसरे पर आते हैं। दूसरे में आपने क्या करना है, ये मेथड नंबर सेकंड है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस बात पर ध्यान दें। मेथड नंबर फर्स्ट को मैक्सिमम टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना। अभी तो इसमें सवाल आएंगे आपके अर्धवार्षिक के, छमाही के, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे। अभी कई बार ब्याज दर भी यहाँ से गायब की जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने वाले, लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, चाहे वो आपका मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग से हो। ठीक है, चलिए तो देखो सेकंड आपने स्टेप ये काम करना है। सेकंड स्टेप में करना है, आपने ये ढूंढना है कि भाई ये पैसा जो वापस करना है वो कितनी किस्तों में करना है। तो 2 किस्तों में वापस करना है। यहां पर अगर 3 आएगा तो भी हम क्वेश्चन को करेंगे, यहां पर 4 आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी तक ये देखा गया है 3 या 4 साल से ज्यादा का सवाल आज तक पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया, उसके पीछे भी वजह है। जब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप लोगों को ये बातें ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और पेपर वाला नंबरों के हिसाब से केवल 2, 3 और 4 वर्षों के सवाल या 4 बराबर किस्तों के सवालों पर भी क्वेश्चन को घुमाता रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि 25 से 26 लिखने के बाद
आप ये चेक करेंगे कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज थी, तो आप ये देखेंगे कि कितने किस्तों में वापस करना है, 2 किस्तों में। और अगर 2 किस्तों में वापस करना है तो आप क्या करें, जो प्रथम वैल्यू है ऋण की आप उसका वर्ग कर दें, तो वो कितना हो जाएगा 625। ये बात सबको समझ आ रही है। और जो नेक्स्ट वाली संख्या है किस्त वाली, उसको भी आप स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 676। यहां तक सबको ये बात क्लियर हो गई, इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने अभी तक जब से शुरुआत से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, मैंने एक बात बोली थी आपसे, किस्त तो बराबर होती है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आज तो मैं 10 रुपये किस्त दे रहा हूँ, कल बैंक से डिमांड आ जाए कि भाई आपने जो है 140 रुपये किस्त देनी है, मैं कहाँ से दूंगा। तो इसका मतलब तो यह है कि इसका मतलब यह है कि मैंने बैंक से अपनी किस्त को बराबर नहीं करवाया है। और बैंक वाले कभी भी इस तरह से बोलेंगे नहीं, या कोई भी अगर आप कोई LG का कोई टीवी लेने जा रहे हो या कोई भी अन्य प्रोडक्ट है तो उसकी किस्त तो बराबर रहेगी ना। आप यहां पर देखो, एक बार तो आपने 26 रुपये किस्त दी, एक बार दी 676 की, ऐसा कैसे हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें किस्त को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक या अन्य जगहों पर क्या होता है, उनके पास तो कैलकुलेटर होता है, वो फटाफट कैलकुलेट करके बता देंगे, लेकिन पेपर वाला तो आपको कैलकुलेटर की इजाजत देगा नहीं पेपर में, तो आपने जल्दी जल्दी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो करना क्या है, किस्त 26 रुपए की तो नहीं होगी, 676 की बना लेते हैं दोनों किस्तें। तो अगर ये 676 है तो इसको 676 26 को अगर बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो यहां पर एक वैल्यू लिखने वाला हूं, जो पहला था यहां से देखें तो 25 और 26 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 26 की मल्टीप्लाई 26 से करने पर आपने 676 किस्त को बना लिया। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप 25 की मल्टीप्लाई भी तो 26 से करोगे ना, तो कितना बनेगा 606, ये बनेगा 25 25 में होता है, देखो यहां पर 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बात जो आगे जोड़ी जा रही है वीडियो के, इसको समझते जाना आप लोग। तो 25 25 में होता है 625 625 और 25 650। इतनी बात सबको क्लियर समझ आनी चाहिए। 676 676 और ये हो जाएगा 625, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बिल्कुल अंत में है हम लोग, अब चीजों को थोड़ा सा संभाल लेना, अब समझना है आपने। इसका मतलब ये हो गया, अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहां तो क्वेश्चन गलत सा हो रहा था। अब किस्त पहली बार भी मैंने 676 की दी और दूसरी बार भी कितने की दी 676, बिल्कुल ठीक हो गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब मैंने लोन कितना लिया था, अभी क्वेश्चन हमने किससे किया था, परसेंटेज से। तो हमने जो लोन लिया था ना भाई, ये लिया था हमने 5 7, ये कितना हो गया 1275 रुपए का। ये क्वेश्चन के दिखाई दे रहा है ना सबको, ये क्वेश्चन के परसेंटेज के हिसाब से मानी गई राशि है 1275। तो हमारे हिसाब से 1275 है, बट सवाल में कितना दे रखा है 25 50, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बराबर, यहां पर लिख लीजिए आप लोग, बराबर किस्त का मान, बराबर किस्त का मान। तो बराबर किस्त का मान देखो कितना होगा, बराबर किस्त का मान वैसे तो हमारे हिसाब से आ रहा है 676, लेकिन ये सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। अब ये सही गलत का मतलब कैसे निर्धारण किया, अगर हमारे पास 1275 रुपए का ऋण था, अगर उसका भी 1275 का ऋण होता, यहां पर 1275 लिखा होता, कई बार आएंगे ऐसे सवाल, तो आप तुरंत कह देते 676 रुपए किस्त होगी। लेकिन उसने बोला भाई 2550 रुपए है ऋण, तो हमारा तो 1275 है, तो हमने यहां से देखा है इसका कितना गुना है। तो यहां से गुना अगर देखेंगे, यहां से अगर गुना देख रहे हैं तो देखो जल्दी से, ये हो जाएगा इसका कितना 2 गुना। बात समझ आ रही है, देखो जरा, 5 दूनी 10 बिल्कुल 0 है, 7 दूनी 14 और 1 15 बिल्कुल ठीक है। ये जल्दी जल्दी हम भाग कर रहे हैं किसको, 2550 को। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे तो आप 20 सवाल समझ लो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के, या एक सवाल को आप 2-3 बार देख लो इसी वीडियो को, तो मैं समझता हूं कि आने वाली कोई भी किताब जो आपके घर पर रखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास शारदा पब्लिकेशन है, सही है, RS अग्रवाल की किताब है, SSC किरण रखी हुई है, आप कोई भी सवाल बनाइए घर पर, आप लोगों को बिल्कुल एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपका नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो ये 2 गुना हो चुका है, और अगर 2 गुना हो चुका है तो इसको हम डबल करेंगे, क्योंकि किस्त तो हमारी डबल होनी है। तो डबल होने के बाद 600 का डबल 1276, इसका मतलब ये कितना हो चुका है 1352 रुपए। ये आपके सवाल का उत्तर था, याद होगा आप लोगों को, मेथड नंबर फर्स्ट से भी हमारा यही आंसर आया था 1352, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहा हूं। पहले क्वेश्चन से आप लोगों को ये मालूम होगा, क्वेश्चन से आप लोगों को ये मालूम जरूर होगा कि आपने अभी तक जो कंसेप्ट सीखा
वो कहीं पर भी आपका गलत नहीं होने वाला है। मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हो या एसएससी का कोई वनडे एग्जाम हो, उसमें आए हुए सवालों पर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी फिलहाल, और उससे देखेंगे कि जल्दी जल्दी कैसे आंसर आएंगे। अभी कई चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं बताई हैं भाई, अभी मैंने जल्दी से आंसर कैसे करेंगे पेपर में वो भी नहीं बताया है, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ पर इस समय वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैं समझता हूं कि 70% को ये कंसेप्ट पहले से आता होगा। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर खेल खेलने वाला हूं, कौन सा ऑप्शन का किस तरीके से जल्दी से आंसर आएंगे, वो चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो वो सवाल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो उन सवालों को देखते हैं। आइए देखते हैं अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा, उससे पेपर में हम जो सवाल बनाएंगे वो किस अप्रोच से बनाने वाले हैं, वो तरीके मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए हैं। दोनों में से कौन सा मेथड आप काम करेंगे, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पर कौन सी बात अप्लाई की जानी है। सही है, तो पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। 6800 रुपये उधार के रूप में गौतम ने लिए हैं, जिनका वार्षिक 2 बराबर किस्तों में वापस करना है पैसा, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को बेसिक बता रखा है, उससे आप अप्लाई करके देखें किस तरह से जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। और मेथड नंबर जो सेकंड है, पेपर में कैसे जल्दी से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसको भी हम सीखेंगे। ब्याज की दर कितनी है, 12.5%, तब प्रत्येक किस्त का राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए पहली बात तो अगर देखो, मैं सबसे पहली बात तो अगर क्वेश्चन को देखूं तो देखो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो नहीं सकता, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों बताओ ऐसा, क्यों मैंने बोला, क्योंकि किस्त अगर 8100 रुपए की है, किस्त अगर 8100 रुपए की एक किस्त है, तो आप मुझे बताओ इसका डबल कितना हो गया भाई, 16,000 रुपए से ऊपर चली गई, जबकि धन कितना है 6,800, तो ये तो आंसर होगा नहीं, पहली बात तो ये। अब कितने ऑप्शन बचे, 3। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पहले से मालूम है, बस आपने जल्दी जल्दी पेपर में अप्लाई करनी है। अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे और बना दिए हो गए होते तो अब तक आंसर हो गया होता, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था मेथड नंबर सेकंड के लिए ब्याज दर को आप ढूंढिए। ब्याज दर है 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2, इसका मतलब ये हो चुका है 1/8। ये बात सबको समझ आ रही है, ये कैसे आया होगा 1/8, 12 का डबल 24 और 1 25/2 गुणा 1/100, ये 25 का कितना है 4 गुना, और 4 का डबल कितना हो चुका है 8। अब आपने क्या काम करना है, मैंने आप लोगों को बताया था मेथड नंबर सेकंड में यही काम करना है, यहाँ पर ऋण लिखना है और यहाँ पर लिखनी है क्या, किस्त, ठीक है। 2 किस्तों में पैसा वापस करेंगे, तो इसका मतलब पहला जो तरीका होगा 8 रुपये अगर आपने लिया होगा तो वापस कितने में करोगे, 9 रुपये में। 8 रुपये यदि आपने पैसा लिया है तो उसको किस्त के माध्यम से कितने रुपए में देना होगा, 9 रुपये में। अगली बात पर चलते हैं। अगले स्टेप के लिए मैंने आपसे बताया था कि अगर पैसा 2 किस्तों में वापस करना है तो इसका वर्ग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 81, और सॉरी ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 81। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा, ठीक है। ये तो था तरीका कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। किस्त का मान दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 9 से, समझते जाना आप लोग। तो इसका मतलब यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट स्टेप में लेकर आ चुके हैं 72, 9 8 के 72, और ये कितना हो जाएगा 64 रुपये, ये कितना हो चुका है 81, और इधर भी कितना हो चुका है 81। ये काम हमने क्यों किया, मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन इसलिए लिखी जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि हमने किस्त को अपने बराबर बना लिया है। 81 रुपये की किस्त पहले साल भी दी जा रही है और दूसरे साल भी कितनी जा रही है 81 रुपये की, तो सवाल तो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब सवाल को मैच कराते हैं। मैच कराने के लिए मैंने आप लोगों से बताया भी था कि यहाँ पर जो ऋण हमारे द्वारा लिया गया है वो कुल ऋण यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल ऋण की अगर बात करें तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 और 7 6 कितना होता है 13, बट सवाल में कितना है 6800। ये बात समझ आ रही है, सबको क्लियर हो गया होगा। अगर ये सबको क्लियर हो चुका है तो आप मुझे बताओ ये 136 से 6800 जो लिखा हुआ है ये कितना गुना है। 13 देखो, 13 चौका होता है 52 और 13 पंजे होता है 65। ये इसका जो गुना हो चुका है ये 50 गुना हो चुका है। बात समझ आ रही है। और अगर ये 50 गुना हो चुका है तो सवाल वाले ने क्या पूछा था हमसे, किस्त का मान बताइए। तो यहाँ से किस्त का मान अगर हमें बताना है तो किस्त का मान निकलेगा 81 गुना कितना 50, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 4050। तो 4050 कहाँ पर आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर हो गया। उसी एनर्जी के साथ हमने सवाल को जवाब दिया है। लेकिन अगर पेपर में आपने देखो क्या करना होता, पेपर में इतनी चीज बनाने के बाद पहला ऑप्शन तो आपने काट लिया था,
पहला ऑप्शन आपने काट लिया था, फिर आपको पता है कि ये 9 बन चुका था और ये भी कितना बन चुका था 81, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। मैं इतना सारा काम ना करके मैं ये भी चेक कर सकता था 5 और 4 9, ये आंसर नहीं हो सकता, 5 और 4 9 ये बिल्कुल सही है और ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा होता? सी। बात समझ आ रही है? जिन लोगों को 9 का मल्टीपल, जिनको एक अंक वाला कंसेप्ट शुरुआत से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो को देखिएगा। इतना काम करने की भी जरूरत नहीं थी, केवल वहीं से आप आंसर देख लेते और वो आंसर कौन सा होता? ऑप्शन सी। ये जल्दी जल्दी आपने टाइम सेविंग वाले जो कंसेप्ट हैं वो लगाने पड़ेंगे पेपरों में अगर आपने स्कोर अच्छा करना है तो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, तब तक मैं इसको हटा देता हूं। आप दूसरे सवाल को एक बार बनाकर देखिए, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से होगा। देखो 13,360 रुपये की धनराशि 8 से ही, इस बार ब्याज दर बदल दी है, 8 से ही 3/4% ब्याज दर हो चुकी है और वापस इसको 2 ही किस्तों में देना है और प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया। यूपीएससी सीडीएससी में पूछा गया सवाल है 2016 में। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों से बताया कि यहाँ पर लिखे ऋण और यहाँ पर लिखे क्या? किस्त। अब ऋण और किस्त की बात मैंने आपसे कहा भी था कि सबसे पहले ढूंढे ब्याज दर को, और ब्याज दर यहाँ से कितनी हो जाएगी? 8 फ्रैक्शन 3/4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 35 बटे कितना 4 गुणा 1/100। जब इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर होने वाला है 80 रुपये अगर लिया हुआ है तो वापस कितना करना है? 87 रुपये। ये तो पहली किस्त हो चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त की अगर बात करें तो दूसरी किस्त के लिए जरा समझ लें आप लोग। यहाँ पर क्या करना है आपने? यहाँ पर लिखना है 6400 रुपये और इधर लिखना है 87 गुणा कितना? 87। इतना काम आपने करना है। ठीक है, अभी तक हम यही काम करते आ रहे थे, अभी तक को किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मैचिंग करने के बाद हमसे सवाल वाले ने बोला कि भाई 13,360 रुपये की धनराशि है। मैंने देखा मेरे हिसाब से धनराशि देखो, यहाँ से जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएंगे हम 6400 में जोड़ देंगे। ठीक है, यही तो काम करना है और उसके बाद हमने आंसर मैच करा देना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना सभी को? क्लियर? ठीक है, 6400 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 7 56। बात समझ आ रही है? 5 बचा, 8 8 64 और 5 कितना हो गया? 64 और 5 69। जब आप इसको एडअप करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 3 6 6 12 और कितना 13। देखो सवाल में भी कितना दे रखा है? 13,360, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 गुना। तो इसका मतलब अगर 1 गुना हो चुका है तो क्या पूछा था हमसे? किस्त का मान। अब जरा ध्यान दें, किस्त का मान अगर हमें बताना है तो इसका मतलब 87 गुणा 87 गुणा कितना 1। अब जरा ध्यान दीजिए, या तो आपको 87 का वर्ग याद हो, मल्टीप्लिकेशन की वो टेक्निक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीके देखो इसमें होंगे? और तरीका देखो इसमें होगा, लास्ट में तो पहली बात तो 9 आएगा। 9 आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, आप बात सीडीएस की नहीं है या बात एसएससी की नहीं है, बात मैथमेटिक्स की। अगर 4 ऑप्शन है तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एलपी का एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम है, आप ये काम करें तो आपका सवाल जल्दी से आपका कुछ सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब देखो, अब लास्ट में तो 9 आएगा। अब उसके बाद हम क्या यहाँ पर चेक कर सकते हैं? अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 80 मान लिया तो इसका मतलब 6400 से ऊपर आंसर आएगा। 6400 से ऊपर आंसर आएगा, ये खत्म हो गया। आ रही है बात समझ में? सभी को क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 87 और 87, तो इसका मतलब ये क्लियर सी बात है, ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। मतलब अभी तक के हिसाब से दोनों क्या हैं? बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए अगर 90 मान लूँ तो ये कितना है? अगर ये 90 अगर मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो मैं कंफर्म सी बात है मेरे पास कितना आंसर आएगा? 8100। 8100 से हल्का सा कम आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर कौन सा हो चुका है? इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये कई जगह पर मैं इस्तेमाल करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल आपको 2 सवालों से ये बात क्लियर समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर, अगर हमें सारे कंसेप्ट अच्छे से मालूम है, सारे कंसेप्ट क्लियर भी हैं तो। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने वीडियो को अभी तक एंजॉय किया है उन लोगों के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को नई नई किताबों से आप एक बार देखिए कहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त के सवाल हैं। अगर आपके सवाल नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि ये सवाल मुझसे नहीं हुआ है, आप उसको इमेज के फॉर्मेट में मुझे मैसेंजर या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।